नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी की एबीसीडी में। तो आज की एबीसीडी में हम बात क्या करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कमोडिटी मार्केट में डिलीवरी की क्या प्रक्रिया होती है, क्योंकि कई सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर जो भी आते होंगे कमोडिटी मार्केट में, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में, उनके मन में तमाम सवाल होते होंगे कि डिलीवरी की प्रक्रिया क्या होती है, डिलीवरी क्यों दिया जाता है। क्योंकि वो स्टॉक इक्विटी में अलग तरीके से समझते हैं। डिलीवरी यानी उनके पास डीमैट में ही पड़ा होता है माल, वो उसको बाद में कभी भी बेच सकते हैं जब उनके पास डीमैट में आ जाए, वो डिलीवरी समझते हैं। जब वो लेकिन वो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में आते हैं तो फिजिकल डिलीवरी की बात यहाँ पर हो जाती है। तो फिजिकल माल को कैसे वो ले पाएंगे? सोना है, चांदी है, एग्री मार्केट इतना बड़ा है, ग्वार है, तो ग्वार अगर किसी को टन में हजारों किलो अगर ग्वार कैसे वो डिलीवरी ले पाएंगे, तो उनके मन में काफी चिंताएं रहती है। क्या पूरी प्रक्रिया है, तो आज हम समझेंगे। शुरुआत करेंगे एग्री मार्केट से। एग्री मार्केट में किस तरह की डिलीवरी की प्रक्रिया होती है, क्या क्या उसके फायदे नुकसान होते हैं, कैसे उसको आप उसका फायदा उठाकर अपने कारोबार को नई दिशा दे सकते हैं। तो डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में आज बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया जी हैं। केडिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और दर्शकों को आज बताइए डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया। एग्री मार्केट के साथ शुरुआत कर लेते हैं, तो पूरा शो ही डिलीवरी बेस्ड है सर आज। तो सबसे पहले डिलीवरी क्यों दी जाती है सर? एग्री मार्केट में डिलीवरी क्या देना जरूरी है क्या? नमस्कार विष्णु जी। हाँ, डेफिनेटली जैसे हमने देखा कि जब एक्सचेंज का गठन हुआ तो उसके दो मेजर हम बोल सकते हैं कि क्राइटेरिया था। पहला है प्राइस डिस्कवरी, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हर मंडी में अपने अलग भाव होते हैं, तो ऐसे टाइम पे हम देखते हैं कि प्राइस डिस्क्रिपेंसी काफ़ी रहती है। तो एक्सचेंज होने से एक चीज़ की क्लैरिटी है कि हमें वन इंडिया वन भाव मिल जाता है, तो सबको पता है कि करंट क्या भाव चल रहा है। सेकेंड है डिलीवरी मैकेनिज्म, बिकॉज अगर हमें कोई भी व्यापार को बढ़ाना है तो उसमें मोस्ट पब्लिक अगर जब पार्टिसिपेट करेंगे तो ही व्यापार बढ़ सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडियन एक्सचेंजेस है, कमोडिटी एक्सचेंजेस है, इनमें दो चीज रेगुलेटर ने कंटिन्यू रखी है। पहला है प्राइस डिस्कवरी, जिसके चलते हमने एक्सचेंज का गठन होते हुए देखा। एंड सेकेंडली है कि फिजिकल डिलीवरी, खास करके हम एग्री कमोडिटी की बात करें तो अगर ये फिजिकली एक्सचेंज के थ्रू होगी तो डेफिनेटली इसका जो हॉराइजन है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक सुगम और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हमने एक्सचेंज पे एग्रीकल्चर कमोडिटी का बनते हुए देखा है। तो सबसे पहले जब भी आप फ्यूचर कोई भी बाय करते हो तो एक्सचेंज के ऊपर जब मैच्योरिटी पीरियड आ जाती है, हम देखते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, इससे पहले वाले सारे सेशंस में हमने देखा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट का डेट फिक्स होता है कि लेट से 18 अगस्त, तो 18 अगस्त को एक्सपायरी है। एक्सपायरी के बाद डिलीवरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सचेंज नोटिफाई करता है बायर को और सेलर को। सेलर को नोटिफिकेशन जाता है कि आपको ये डिलीवरी देनी है, तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म दिया हुआ है कि आपको आपका जो माल है वो वेयरहाउस में होना चाहिए स्टैंडर्ड के। बिकॉज जब एक्सचेंज में हम कोई भी कमोडिटी देखते हैं तो एक फिक्स स्टैंडर्ड, एक पैरामीटर पे रहता है, तो वो पैरामीटर के अनुसार स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, तो वो एक्सचेंज मेक श्योर करती रहना चाहिए। तो सेलर को एक नोटिफिकेशन जाता है, वहीं बायर को भी एक नोटिफिकेशन जाता है कि यस, आपको जो पेमेंट्स करने हैं वो आगे आप प्रोसीड कीजिए, सो दैट हम डिलीवरी मैकेनिज्म को आगे ले जाते हैं। तो सेलर जो है वो नोटिस ऑफ इंटेंशन ऑफ डिलीवरी देता है, जिसको हम एनआईडीवी बोलते हैं। तो इंटेंशन ऑफ डिलीवरी देता है कि यस, मैं डिलीवरी देने के लिए तैयार हूँ, मेरे जो डिलीवरी जो एज पर एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल है। एंड इसी चीज को एक्सचेंज बायर को कंफर्म करता है कि डिलीवरी अवेलेबल है रेगुलरली, स्टैंडर्ड जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे है। देन वेयरहाउस की रिसिप्ट है वो ट्रांसफर होती है, ट्रांसफरेबल रिसिप्ट होती है। डिलीवरी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होते हैं एक्सचेंज में दोनों पार्टी की तरफ से। एंड हम देखते हैं जब अप्रूव हो जाता है एक्सचेंज का कि एवरीथिंग इज फाइन, पैसा आ चुका है और डिलीवरी भी एज पर मार्क है, क्वालिटी एंड सब चीज ट्रांसपेरेंटली है, तो बायर को डिलीवरी मिल जाती है एंड सेलर को पेमेंट मिल जाता है। इसका पूरा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना रखा है एक्सचेंज में, जिसको एक व्यापार को बेनिफिट भी मिलता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो एक्सचेंज के ऊपर प्राइस डिस्कवरी और डिलीवरी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से बना रखा है। इसके लिए एक तो जरूरत भी है मार्केट के व्यापार को बढ़ाने के लिए, और जब मार्केट का व्यापार बढ़ता है तो एक विश्वास और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसमें एक्सचेंज की भूमिका काफी स्ट्रांग होती है। केडिया जी, मैं नाव लेकर जा आया था आपके पास कि मुझे समंदर देखना है, आप उसी नाव में बैठ गए। मैं इस उम्मीद में आया हूँ कि नाव लेकर आप शिप में ले जाए, फिर शिप से हमें समंदर की सैर कराए। तो धीरे धीरे चलते हैं सर। सर, अब अगला सवाल केडिया जी मेरा ये होगा, मैं ट्रेडर हूँ, मैं जीरे का अगर मान लिए मैंने खरीदा है, जीरा ट्रेड किया है, अब वो एक्सपायरी उसकी नज़दीक आ रही है, 10 दिन 15 दिन बचे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए? मुझे डिलीवरी लेनी है,
तो मुझे क्या करना है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन दूं मैं? आप ब्रोकर भी हैं, तो कैसे, क्या मैं आपके जरिए जाऊं या एक्सचेंज को बताना पड़ेगा? कैसे डिलीवरी लूं मैं? देखिए, जो भी ट्रेडर को डिलीवरी मैकेनिज्म से सबसे पहले सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास आपका अकाउंट होना चाहिए। जब आपने पोजीशन बनाई तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपने सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास अकाउंट खोल चुका है। अब हम जानते हैं कि एक्सचेंज के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं स्कैटर्ड डिलीवरी पीरियड। तो जैसे ही ये स्कैटर्ड पीरियड चालू हो जाता है 5-7 दिन पहले, तब आपको एक इंटेंशन देना है कि मुझे इस बार डिलीवरी लेनी है। तो एक्सचेंज मेक श्योर करता है कि सामने जो बायर पार्टी है वो डिलीवरी का इंटेंशन देता है, आपको जीरी की डिलीवरी लेनी है, तो आप एक्सचेंज में एक नोटिस देते हैं कि मुझे डिलीवरी लेनी है। एंड एक्सचेंज मेक श्योर करता है कि जो भी सेलर है उससे इंटेंशन मिल जाए डिलीवरी का, यस ही इज एबल टू गिव अ डिलीवरी। तो वो मैकेनिज्म बना हुआ है कि वेयर हाउस में आपका माल पड़ा हुआ है, उसको वेरीफाई करने के बाद एक्सचेंज दोनों पार्टी से कंसर्न ले लेता है, बायर से भी, जो आप हो आपको लेना है, और आपको बताएंगे कि डिलीवरी पीरियड तक आपका जो मार्जिन मनी है, इनिशियली हम जानते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर लेट्स से स्टार्टिंग विद 5-6% ऑफ मार्जिन, जैसे से डिलीवरी पीरियड नजदीक आता है तो आपके मार्जिन आपको पे करने हैं, सो दैट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सारा जो पैसा आपको पे करना है, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू, वो आप पे कर देते हैं। और वहीं दूसरी ओर से जो सेलर पार्टी है वो डिलीवरी के मैकेनिज्म में जाते हुए अपना इंटेंशन दे देती है, और जैसे ये इंटेंशन मैच हो जाता है तो बायर को पूरा पैसा देना पड़ता है, सेलर को अपनी डिलीवरी देनी पड़ती है। और ये पूरा स्ट्रीमलाइन एक प्रोसेस है जिसमें आपके जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है वो आपको बिल्कुल पूरी मदद करते हैं। यानी जो रजिस्टर्ड ब्रोकर को आप बता दें कि आपको डिलीवरी लेनी है, आप एक्सपायरी से 10 दिन पहले ब्रोकर को डिलीवरी का निर्देश आप दे दें कि मुझे डिलीवरी लेनी है, और धीरे धीरे आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइज का वो पैसा कैसे डिसाइड होगा? क्या एक्सपायरी के क्लोजिंग प्राइस के आधार पर डिसाइड होगा कि मुझे कितना पूरा पेमेंट करना है, या पहले ही मैं डिसाइड कर लूं कि नहीं, आज इसी रेट पे, जो आज की डेट है मैं इसी में पूरा पेमेंट करता हूं, इसी रेट पे मुझे डिलीवरी दे दे? किस तरह से डिसाइड होगा कि किस भाव पे मैं डिलीवरी लूं? क्योंकि भाव तो एक्सपायरी तक हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, या कुछ मैनिपुलेशन का भी डर लगा रहता होगा ट्रेडर्स के मन में, या जिनको डिलीवरी लेनी है कि भाव को तो मुझे पता नहीं, कम ज़्यादा दोनों तरफ हो सकते हैं, मुझे डिलीवरी लेने का मैंने मन बना ही लिया है, तो उनके मन में ये सवाल होते होंगे कि मैं कम भाव पे क्यों ना लूँ, कि ऊपर के भाव में लूँ या मौजूदा भाव पर ही क्यों डिलीवरी नहीं लूँ? इसको क्लियर कीजिए सर। देखिए, पहला चीज है, एक्सचेंज में कोई मैनिपुलेशंस नहीं होती है। खाली क्या होता है, कोई चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं। पहला चीज, जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपने जब ट्रेड लिया है तभी आपने आपका भाव फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल जीरे में आपने देखा कि भाव 55,000 रुपए आ रहा था लेट से 1 अगस्त को, तो आपने 55,000 रुपए पे जीरे को बुक कर दिया। तो आप में मान के चलिए, अगर आप इसको कैरी ऑन करते और डिलीवरी लेते हैं, लेट इट भी भाव 60,000 हो जाए या लेट इट भी भाव 50,000 हो जाए, आपका जो भाव है वो फिक्स हो चुका है, आपने फिक्स कर, ये ब्यूटी है। क्योंकि बहुत बार होता है कि जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें अनसर्टेनिटी रहती है भाव में आगे क्या होगा, बट एक्सचेंज के ऊपर जब आपने कोई ट्रेड लिया है तो आपके सामने डेट फिक्स था, क्वालिटी फिक्स थी, और अब प्राइस भी आपने फिक्स कर लिया कि मुझे 55,000 में डिलीवरी लेनी है, तो आपको जो पेमेंट करना है वो 55,000 के अनुसार करना है। अब होता है भाव में जो उतार चढ़ाव आता है, तो फॉर एग्जांपल अगर भाव में गिरावट आती है तो टाइम टू टाइम उसका मार्क टू मार्क मार्जिन पेमेंट्स होते हैं। अगर भाव में सपोज करो 55,000 से भाव गिर के 2,000 रुपए नीचे 53,000 आ जाता है, तो 2,000 रुपया आपको आपके एम टू एम के तहत देना है। बट अल्टीमेटली आपका जो मैक्सिमम पे आउट होगा, जो आपको देना है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की देनी है, जिसका मतलब है आपने 55,000 में बुक किया है तो 55,000 ही देना है। इनकेस अगर भाव में तेजी आ भी जाती है, लेट से भाव 58,000 हो जाता है, तो जो भाव में प्रॉफिट दिख रहा है, आपने 55 में लिया है, भाव 58 हो गया है, तो मार्क टू मार्क में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है, जब आप कोई भी डिलीवरी मैकेनिज्म के लिए जाते हैं तो जो भाव में आपने कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है उसी भाव की आपको वैल्यू एक्सपायरी तक पूरा फुलफिलमेंट करके पेमेंट करना है। कहीं पे भी उसमें कोई डिविएशन नहीं आता, क्योंकि जिस दिन आपने ट्रेड लिया है उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि मुझे टोटल पेमेंट कितना करना है। हाँ, ये जरूर है, आप ये समझिए जिस दिन आप डिलीवरी लोगे उसके बाद कुछ चार्जेस और होते हैं डिलीवरी को लेकर, जैसे हम फिजिकल मंडी में भी देखते हैं, मंडी टैक्स होता है, वैसे ही वो अलग, हम आगे बात करेंगे उस पर। बट जब भी आप ट्रेड लेते हो तभी आपको पता चल जाता है कि मुझे टोटल कितना पेमेंट करना है।
यानी आपको फ्यूचर का जो, यही फ्यूचर की ब्यूटी है। मैं आम लोगों के लिए क्लियर करने के लिए ये सवाल किया था, ताकि फ्यूचर्स के भाव को आप आज की तारीख में लॉक कर सकते हैं। ये फायदा है डेरिवेटिव मार्केट का। आपको डिलीवरी का भाव वही देना है जिस भाव पे आपने फ्यूचर्स के भाव पे आपने बुक कर लिया है, शॉर्ट किया या लॉन्ग किया, तो उसके आधार पर ही आपकी डिलीवरी होगी। सर, कॉस्टिंग क्या होता है और डिलीवरी पे कितना चार्जेस ये लोग वसूलते होंगे? अगर मुझे डिलीवरी लेनी है तो एक तो भाव हो गया, चलिए 60,000 में मैं जीरा डिलीवरी ले रहा हूं, तो लेकिन उसके ऊपर और क्या मार्कअप, क्या कॉस्ट होगा ऊपर का? देखिए, जनरली चाहे आप फिजिकल मार्केट में कीजिए या ऑनलाइन कीजिए, जो कुछ चार्जेस होते हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स एंड ट्रांसपेरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जब एक्सचेंज से करते हैं तो भाव तो आपने फिक्स कर लिया, इसके बाद होता है एक्सचेंज की फीस। तो एक्सचेंज की फीस यूजुअली कमोडिटी टू कमोडिटी थोड़ी बहुत वेरीफाई करती है, तो उसकी एक लिस्ट आ जाती है। देन आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिकॉज हम देखते हैं कि एक्सचेंज अप्रूव्ड जो वेयर हाउसेस होते हैं उनके लोकेशन या फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट एक आ जाता है, इंश्योरेंस, पैकेजिंग एंड सम लोकल टैक्सेस, या फिर हम बोल सकते हैं जीएसटी। तो जो ये एडिशनल चीजें हैं ये हम ऑलरेडी फिजिकल मार्केट में देख रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस है, पैकेजिंग है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस है। तो ये ऑलरेडी हम फिजिकल मार्केट में कर रहे हैं। खाली यहाँ पे एडिशन जो होता है वो एक्सचेंज फीस होती है, वो भी अगर हम कंपेयर करेंगे फिजिकल मार्केट के मुकाबले तो काफी वाजिब होती है। तो ये एडिशनल कुछ कॉस्ट होती है, जो हम एडिशनल कॉस्ट नहीं बोलेंगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ, या हम मैंने जो बताया वो ब्रेकअप है, तो एडिशनल कॉस्ट नहीं बोलेंगे, बट ये इन्वॉल्वमेंट चाहे फिजिकल ट्रेड करो चाहे ऑनलाइन ट्रेड कीजिए, दोनों में वो इन्वॉल्व होती है। ओके, केडिया जी, हर कमोडिटी के कुछ स्पेसिफिक डिलीवरी सेंटर होते हैं। और बहुत, किसी, अगर मान लीजिए किसी को यूपी में लेना है, डिलीवरी सेंटर गुजरात में है, तो वहाँ से डिलीवरी की फिर प्रक्रिया क्या होगी? क्या उनके लिए कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि जो सेलर हो गया, डिलीवरी देने वाला, वहाँ पर तो डिलीवर करेगा नहीं, डिलीवरी सेंटर के हिसाब से ही करेगा। तो उनकी डिलीवरी कैसे होती है? मुझे यूपी में लेना है तो मैं कैसे लूँ डिलीवरी? हाँ, बिल्कुल, काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी जनों के दिमाग में ये रहता भी है कि सर मैं यूपी में बैठा हूँ, और लेट्स से अगर हम कोई एग्री कमोडिटी की बात करें, ऊंजा, जीरे की मंडी है ऊंजा, तो जो सेलर होगा वो ऊंजा डिलीवरी सेंटर में उसकी डिलीवरी देगा, और जो यूपी में बंदा बैठा है उसको उसी सेंटर से पिक करना होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो भी बायर होता है वो देखता है कि मुझे ये कॉस्ट वाजिब है नहीं, बिकॉज हम भी जानते हैं कि जो एक्सचेंज ने भी जो मंडी एक्सचेंज ने भी जो डिलीवरी सेंटर्स रखे हैं वो गिन चुनकर अच्छी सेंटर्स ही रखे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया का इंडिया का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है जीरे का वो गुजरात में होता है। तो उसकी वजह से जो कॉमन सेंटर है वो ऊंजा है। तो वैसे भी अगर आप फिजिकल मार्केट में भी लेने जाओगे तो आपको ऊंजा से ही माल लेना है। तो एक्सचेंज ने मेक श्योर किया है डिलीवरी सेंटर और एडिशनल डिलीवरी सेंटर भी रखा है, जहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड या सप्लाई के जोन में रहता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऊंजा से जब आपको माल लेना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेरिएशन जो आता है वो आता है लॉजिस्टिक कॉस्ट का। इसके अलावा आप जब माल उठाते हो तो ऑलरेडी वो चीज आपके प्राइस में इंक्लूड रहता है, खाली आपको आपका देखना है लॉजिस्टिक कॉस्ट। बिकॉज जब यूपी या सपोज कोई महाराष्ट्र से ले रहा है ऊंजा से, तो डेफिनेटली उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी कम रहेगा, यूपी का थोड़ा सा लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट के अलावा आई थिंक कोई मेजर चेंजेस आता नहीं है। टैक्सेशन है वो स्टैंडर्ड है, जीएसटी आने की वजह से और ज्यादा क्लैरिटी मिल गई है। बाकी आई थिंक जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो सभी चीज के लिए सेम है। तो आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो एक केडिया जी, छोटे छोटे कई सारे सवाल मैं आपसे पूछूंगा, छोटे छोटे जवाब भी चाहूंगा। अगर मैं डिलीवरी मुझे लेना है, मैं चाह रहा हूं, मेरे पास कोई गोदाम नहीं है, मैं चाह रहा हूं कि वहीं उनके एक्सचेंज के वेयर हाउस में ही माल छोड़ दूं, क्या इसके लिए एक्सचेंज कुछ चार्ज करती है? बिल्कुल। बहुत बार होता है कि हमारे पास जब वेयर हाउस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो आप एक्सचेंज के जो अप्रूव्ड वेयर हाउस होते हैं वहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्शन करवा के स्टैंडर्डाइज जो डॉक्यूमेंटेशन है वो साइन करके आप अपने माल WDRA में डाल सकते हैं, और वहाँ पे आपको वेयर हाउस से एक रिसिप्ट मिल जाती है। उसका एक नेग्लिजिबल चार्जेस होता है, जैसे हम क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं कोई भी चीज, या आप फिजिकल में भी जाते हैं तो वो सब प्रोसीजर करना पड़ता है। तो एक नॉशनल हम बोल सकते हैं कि एक कॉस्ट के ऊपर आप अपना माल जो एक्सचेंज अप्रूव्ड वेयर हाउस है उसमें रख सकते हैं। अप्रूव्ड वेयर हाउस में आप अपने माल को रख सकते हैं। और सेलर कैसे इस पूरी प्रक्रिया में भाग ले? क्या सेलर्स के लिए ट्रेड करना जरूरी है? क्या वो शॉर्ट पोजीशन बनानी जरूरी है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे? अगर वो माल को डिलीवर करना चाह रहा है, अपने माल को बेचना चाह रहा है, तो एक्सचेंज से कैसे डील करे? क्या उनको पोजीशन बनानी ही पड़ती है, या सिर्फ फिजिकल डिलीवरी भी कर सकते हैं वो? नहीं, दोनों ही चीज है। अगर बहुत बार जो सेलर होते हैं या हेजर्स होते हैं,
तो हेजर्स जनरली क्या करते हैं, जो फिजिकल माल पड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट एक्सचेंज का उपयोग करते हैं। बहुत बार होता है कि एक्सचेंज में डिलीवरी लगाई जाती है, जब भी उनको बेचना है तो एक्सचेंज का उपयोग कर सकते हैं सेलिंग करने के लिए भी, या आप एज ए डिलीवरी भी अगर आप वेयर हाउस में रखना चाहते हो तो एक्सचेंज के जो अप्रूव वेयर हाउस है वहाँ पे डिलीवरी रख सकते हैं। तो एक्सचेंज एक आपको एडिशनल बेनिफिट देता है कि अगर आपको माल फिजिकल में नहीं बिक रहा है तो आप एक्सचेंज के ऊपर भी बेच सकते हो, और उसके लिए जो माल है वो ऑलरेडी आपने वेयर हाउस में लगा रखा है, तो वो आपके लिए जो ट्रेड सेटअप है या ट्रांसपेरेंसी है या जो ट्रेड इजीनेस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ओके। अब जो रिसीट की आप बात कर रहे थे, वेयर हाउस में माल जमा के लिए रिसीट जारी होते हैं, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? उस रिसीट का वो कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? मान लीजिए मैं सेलर हूँ, एक्सचेंज के वेयर हाउस में गया, वहाँ पर अपना माल जमा कर लिया, क्वालिटी पैरामीटर्स को लेकर चिंता नहीं है क्योंकि वो काम चेक करने का उनका है। उसके आधार पर जो भी क्वांटिटी क्वालिटी के आधार पर आपको एक रिसीट जारी कर दिया गया है, तो उस रिसीट का हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि आपका माल वहाँ पे पड़ा हुआ है, 1 टन, 100 टन जो भी माल है, उस रिसीट का क्या क्या फ़ायदा है सर? देखिए, सबसे पहले अगर आप एक्सचेंज अप्रूव्ड वेयरहाउस में या ये मैकेनिज्म को यूज करते हैं तो एक सबसे पहले आपको निश्चिंत हो जाना पड़ेगा कि एक जो रिस्क हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, स्टैंडर्डाइजेशन है, मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सारे चीज़ें का बेनिफिट है। एंड सेकेंडली, कहीं पे भी अगर आप सपोज कभी भी आपको माल बेचना है तो वैलिड वेयरहाउस रिसिप्ट अगर आप लेके जाते हैं तो कहीं पे भी आप कमोडिटी बैकअप लोन ले सकते हैं। बहुत बार होता है कि हमें शॉर्ट टर्म लोन या फार्मर है या प्रोड्यूसर है या स्टॉकिस्ट है, उनको काफ़ी समय में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। वो टाइम पे भी आप इजीली लोन के लिए भी ये वेयर हाउस रिसिप्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और जो इंस्पेक्शन होते हैं तो उनके लिए भी इजी हो जाता है कि हाँ, एक अप्रूव्ड रिकग्नाइज्ड वेयर हाउस में है तो उनकी भी जो रिस्क मैकेनिज्म है वो और फुल प्रूफ रहती है, उन्हें उसका बेनिफिट पास ऑन करने में भी इजी रहता है। तो सबसे ज्यादा जो वेयर हाउस रिसिप्ट होता है वो सेल्स में तो डेफिनेटली काम आता ही कि आप सेलिंग कर सकते हैं, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कमोडिटी बैकअप लोन के लिए एक अच्छा मैकेनिज्म बन जाता है। ओके। केडिया जी, मैं ट्रेडिंग किसी एग्री कमोडिटी में कर रहा हूँ, मुझे नुकसान हो रहा है, तो क्या मैं चाहूँ तो डिलीवरी ही ले सकता हूँ? मुझे मुझे लगा कि नहीं, मैं डिलीवरी ही ले लेता हूँ और फिर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ही माल छोड़ दूंगा, बाद में फिर सेल शॉर्ट की पोजीशन बना के बाद में वहीं से किसी और ट्रेड में उसको डिलीवरी कर दूंगा। तो इस तरह की भी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए रेगुलेटर ने जो मैकेनिज्म बनाया वो बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट बनाया। जैसे इक्विटी मार्केट में हम ट्रेड करते हैं वैसे ही कुल मिलाकर कमोडिटी में भी ट्रेड होता है। सपोज करो आपने कोई कमोडिटी ले ली, लेट्स से हमने गवार ले लिया है, गवार हमने 6000 में ले लिया और भाव में गिरावट आ रही है और हमें लगता है कि नहीं, मुझे तो आगे भाव बढ़ेंगे, फंडामेंटल अच्छे हैं, मुझे आगे जाकर ही बेचना है, तो आप वो गवार की डिलीवरी लेकर वेयरहाउस में रख सकते हैं। एंड जब भी 2 4 6 महीने में भाव में तेजी आई और आपको लगता है कि हाँ, ये सफिशिएंट भाव है, मुझे निकालना है, तो उस जो माल आपने वेयरहाउस में रखा था उसी माल को वापस आप एक्सचेंज में बेच सकते हैं। तो ये फैसिलिटी, जैसे हम डीमैट अकाउंट में शेयर लेकर डीमैट में रखते थे और जब हमारी इच्छा होती है हम बेचते हैं, तो एज गुड एज जैसे हम शेयर को डीमैट में रखते हैं वैसे ही आप कमोडिटी को भी आप वेयरहाउस में रखकर आप इजीली डिलीवरी लेकर बेच सकते हैं। डिलीवरी लेने देने के लिए क्या डीमैट अकाउंट रहना जरूरी है या ट्रेडिंग के साथ साथ डीमैट अकाउंट भी जरूरी है केडिया जी? देखिए, जैसे हम अगर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट में जाते हैं तो डेफिनेटली एक डीमैट अकाउंट या हम बोल सकते हैं वेयरहाउस अकाउंट होना जरूरी है, जहाँ पे आप जब भी कोई डिलीवरी लेते हो, कोई भी कमोडिटी हो, चाहे एग्री हो, नॉन एग्री कमोडिटी हो, तो जैसे शेयर बाजार में हमारे पास इक्विटी का डीमैट अकाउंट होता है, वैसे कमोडिटी के लिए हम एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं जहाँ पे जो भी आप माल परचेज करते हो, तो इट इज एज गुड एज जो हमने WDRA की बात की थी, वेयरहाउस रिसिप्ट की, तो वहाँ पे आपका माल पहुंच जाता है, आपके पास एक रिसिप्ट रहती है, उसमें लिखा रहता है कि क्या क्वालिटी का माल है, क्या क्वांटिटी है और उसकी क्या वैल्यू है। एंड अकॉर्डिंगली जब आप बेचते हो, WDRA रिसिप्ट देकर भी आप कर सकते हो। तो एक अकाउंट होना आपके लिए रिक्वायर्ड है अगर आप फिजिकल में करना चाहते हैं तो। वेयर हाउस में अगर आप अपने माल रख रहे हैं एक्सचेंज अप्रूव्ड, तो क्या उनके लिए क्या उनके कुछ रेंटल वगैरह, स्टोरेज कॉस्ट वगैरह भी वो चार्ज करते हैं, और क्या होता है, कितना कॉस्ट का हिस्सा होता होगा? फार्मर्स के हिसाब से ये जानना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली हर एक कमोडिटी का एक सर्टेन कॉस्ट होता है, बट आई थिंक जो फिजिकल मार्केट में जो कॉस्टिंग होती है लगभग उतना ही होता है, बिकॉज जब हम एक्सचेंज के अप्रूव होते हैं तो उससे ये मतलब नहीं है कि कॉस्टिंग कुछ बढ़ रही है, बट
काफ़ी हम बोल सकते हैं एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एब्जॉर्बिंग कॉस्ट नहीं होती। तो कभी भी जब आप फार्मर एज़ ए फार्मर जब आपके पास प्रोड्यूस तैयार हो गया, हार्वेस्ट हो गया है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक्सचेंज के ऊपर एक्सचेंज के वेयरहाउस में आप रख के डब्ल्यूटीआर रिसीट ले लीजिए, और उसका एक नॉमिनल चार्जेस होता है जो आप ऑलरेडी अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को रख रहे हैं, तो जो चार्ज आपका अभी आप पे कर रहे हो उसके नियर बाय ही होता है। हर एक कमोडिटी की अलग-अलग लिस्ट होती है, लोकेशन वाइज़ या हम बोल सकते हैं वेयरहाउस वाइज़, तो वो ईज़िली आप अपने ब्रोकर से या फिर एक्सचेंज के जो डिलीवरी मैकेनिज़्म डिपार्टमेंट वहाँ से हम ले सकते हैं और वहाँ पे डिपॉज़िट कर सकते हैं। बट इसमें जी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा कॉस्ट नहीं होता, बिकॉज़ जभी भी हम एक्सचेंज के प्लेटफ़ॉर्म पे कोई भी चीज़ आ जाती है, तो वो ट्रांसपेरेंट रहती है काफ़ी ज़्यादा। तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल फॉर फार्मर्स। ओके, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको क्वालिटी की चिंता नहीं, क्योंकि पूरी क्वालिटी पैरामीटर पे वो वहाँ पर चेक होगा, फिर वो आपको रिसीट जारी किए जाते हैं, फिर रखरखाव और इतना बढ़िया उनके फैसिलिटीज़, क्योंकि मैंने फिजिकली कई बार विजिट किया है वेयर हाउसेस में, तो इतनी अच्छी सुविधाएं होती है, उसका फ़ायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं और कोई वहाँ पर खतरा नहीं, ना कीट लगने का डर है, उसकी फैसिलिटी बहुत ही शानदार रहती है, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। केडिया जी, अब नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। नॉन एग्री मार्केट में भी एक्सचेंज पे जिस तरह से डिलीवरी दी जाती है, चाहे वो बेस मेटल्स के हो, गोल्ड सिल्वर को लेकर हो, गोल्ड सिल्वर से शुरुआत कर लेते हैं। इसकी डिलीवरी की क्या प्रक्रिया होती है? मान लीजिए मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे नुकसान हो रहा है, तो मैं पूरा माल भर के हो सकता है कि मैं डिलीवरी ले लूँ, क्योंकि वहाँ पर तो क्वालिटी की चिंता है नहीं, प्योरिटी की कोई चिंता है नहीं। तो क्या कॉस्ट वगैरह क्या आता होगा, इनकी प्रक्रिया क्या रहती होगी, क्योंकि इनके भी तो स्पेसिफिक कुछ डिलीवरी सेंटर होंगे। मैं अब बैठा हूँ असम में, मान लीजिए गुवाहाटी में बैठा हूँ, डिलीवरी सेंटर बहुत कम है, तो कैसे डिलीवरी होगी और क्या चार्ज करेंगे वो गोल्ड का? बिल्कुल, मैं पूरा प्रोसेस के साथ आता हूँ। तो सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि जभी भी आप एक्सचेंज में कोई चीज़ बाय करो आपको नुकसान लगे। हम लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत जन जो सोचते हैं कि हम फिजिकल गोल्ड और सिल्वर लेके बैठते हैं, घरों में हम लोग रखते हैं, तो वैसे भी आप एक्सचेंज के द्वारा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसीज़न बनाना है कि मुझे ट्रेड करना है। फिर देन जैसे ही आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हो तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। देन इसके बाद आपका जब एक्सपायरी का टाइम आता है, तब आपको डिलीवरी इंटेंट देना पड़ता है, जो ओके। एंड जैसे ही ये एक्सपायरी के दिन मैच हो जाता है, तब आप अपना पेइंग देकर डिलीवरी एक्सचेंज के वेयरहाउस में कर सकते हैं। अब बेस मेटल्स की क्या प्रक्रिया होती होगी, क्योंकि बेस मेटल के बहुत सारे छोटे ट्रेडर होंगे जो एसएमईज वगैरह होंगे, वो जानना चाह रहे होंगे कि वो वहां पर डिलीवरी की एमसीएक्स की क्या प्रक्रिया है? हाँ, बिल्कुल ख़ास करके छोटे ट्रेडर्स और साथ-साथ में काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट्स एसएमई ये भी एक्सचेंज के प्लेटफ़ॉर्म को डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें देखते जभी भी हम कोई परचेज़ करते हैं, सबसे पहले जो पिक्चर में रोल स्टार्ट होता है, वो होता है एक्सपायरी डे के दिन। तो आपको अगर कोई डिलीवरी लेना है, तो सबसे पहले आपका जो मैंने आपको बताया पेइंग करना है, उसके बाद एक्सचेंज मेक श्योर करेगी कि जो वेयरहाउस है उसमें माल रहे। लेकिन अगर हम इसके अलावा अगर हम कॉस्ट की जैसे आपने बात की थी, तो उसमें एक्सचेंज फी, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, पैकेजिंग एंड टैक्सेशन रहती है। हाँ, जो बाकी के जो कॉस्ट होते हैं वो थोड़े बहुत प्रीमियम डिस्काउंट पे भी वेरी करते हैं, बिकॉज़ जब हम कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, तो इसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा-सा क्वालिटी। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड में भी हम देखते हैं अलग-अलग कैरेट्स अवेलेबल होते हैं। तो इसका भी हम लोग देखते हैं कि वेयरहाउस के अंदर या एक्सचेंज मेक श्योर करता है कि प्रीमियम या डिस्काउंट अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो उसपे आपको प्रीमियम मिलना चाहिए। अगर सपोज़ किसी की क्वालिटी में थोड़ा-सा डिटोरेशंस आ रहा है बिकॉज़ इट्स अ कमोडिटी, तो उसके लिए डिस्काउंट भी अवेलेबल रहता है। तो ये सारे मैकेनिज्म के थ्रू आप बेस मेटल हो चाहे बुलियन हो, आप बाय कर सकते हैं। खास करके ये एसएमईज जो अपने प्रोक्योरमेंट को प्लान आउट करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक्सचेंज के जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और सुगम है और ईज़ी ट्रेडेबल है। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को लिए, पूरी आसान भाषा में आपने बता दी कि डिलीवरी की प्रक्रिया, चाहे वो एनसीडीएक्स हो, एमसीएक्स हो या कोई भी एक्सचेंज हो, वहाँ क्या प्रक्रिया होती है, उसका क्या फ़ायदा है, कैसे वो इस एक्सचेंज के वेयर हाउस का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने ट्रेड को और कारोबार को, फिजिकल कारोबार को, हाजिर के कारोबार को, सबको बेहतर बना सकते हैं। तो कम्युनिटी की एबीसीडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।